नमस्कार। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो चुके हैं। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जिसमें पाकिस्तान ने साजिश और धोखे के साथ अपने सैनिक कारगिल और द्रास के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठा दिए थे। भारतीय सेना काफ़ी बहादुरी से लड़ी और इन सैनिकों को खदेड़ दिया। हम पहुंचे कारगिल, मिले उन जांबाज सैनिकों से जो उस वक्त लड़ रहे थे और ऑपरेशन विजय की कहानी उन्होंने सुनाई अपनी जुबानी। सुनते हैं। इज्जत के लिए प्रेशर था कि जल्दी जल्दी अपना एरिया कैप्चर करें। ये बैटल दुनिया में एक मिसाल है। इस साइड पे कोई आर्मी और एयरफोर्स और किसी फोर्स ने लड़ाई नहीं करी। ऊपर 100 मीटर चढ़ना 30 किलो वेट के साथ में, वेपन के साथ में, पूरी 2 नाइट, तीसरी नाइट फिर अटैक करना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे सोल्जर्स विभिन्न प्रांतों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, लेकिन वो सब इस 3 वाक्य नाम, नमक और निशान से साथ जुड़ जाते हैं, तिरंगे के साथ, और अपनी देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइगर हिल पे जो आप शॉट दिखाते हैं टॉप पे पड़ता, वो मैंने ही फायर किया था द्रास से। डायरेक्ट शूटिंग कर रहे थे। मैं कमांडिंग अफसर 108 मीडियम का था, जिसमें कि बोफोर्स रेजिमेंट थी, और हमारी यूनिट दूसरी कोर से इंपोर्टेड थी। राजौरी सेक्टर से हम आए थे 25 डेज से, क्योंकि यहाँ पे बोफोर्स गन की कमी थी। एक ही ट्रुप था और बाकी सब फील्ड रेजिमेंट थी, तो बोफोर्स रेजिमेंट की ज़रूरत महसूस हुई थी कि उस पर असरदार कारगर फायर कराया जा सके, जैसे कि हम अब वापस अपना कब्जा कर सकें। तो कहा जाता है कि वो गेम चेंजर था बोफोर्स। गेम चेंजर बिल्कुल बोफोर्स ही गेम चेंजर था। गेम चेंजर बोफोर्स क्या, पूरी आर्टिलरी गेम चेंजर थी। ये कहा जाता है कि आर्टिलरी का सबसे मेजर रोल, क्रिटिकल रोल जो था, आर्टिलरी ने प्ले किया था। और इन्फेंट्री, आर्मर्ड, सिग्नल इंजीनियर्स, सब लोगों ने, बड़े बड़े जनरल, सब रिटायर्ड जनरल्स ने आरटी को ही क्रेडिट दिया वापस हमको अपना पूरा एरिया लेने के लिए। तो यहाँ तक बोफोर्स जो लाए तो क्या दिक्कत हुई, क्या कैसे? बोफोर्स नहीं लाने में, यहाँ तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। राजौरी से आए, श्रीनगर, उधमपुर, श्रीनगर सीसी रोड से आए थे मतयन होते हुए, लेकिन अभी एरिया इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए। बोफोर्स लाए थे तो आपको पूरा भरोसा था आपकी यूनिट को कि ये कारगर रहेगा? बिल्कुल, हमको पूरा भरोसा था, क्योंकि उससे पहले हम फायरिंग ट्रेनिंग में देख चुके थे, प्रैक्टिस कैंप्स में देख चुके थे, और हमको पता था कि 1-2 मीटर इसका हम मूव करा सकते हैं। और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया गन, सबसे बढ़िया प्रिसीजन शूटिंग वाली, सबसे बढ़िया कारगर और इफेक्टिव गन मानी जाती थी। सर, वो फाइनल असॉल्ट याद है आपको? ये फाइनल असॉल्ट, एक्चुअली फाइनल असॉल्ट जो लास्ट में 2 टाइगर हिल पर और .4875 पर, टाइगर हिल पर 3rd और 4th नाइट को अटैक किया, और 4th और 5th नाइट को .4875 जो उसके पीछे था उस पर अटैक किया। उनको सरप्राइज़ देने के लिए एक दिन बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट किया था। उनकी फोर्स इतनी थी नहीं, उनको डिवाइड करने के लिए अपने दोनों जगह ब्रिगेड अटैक किया गया था, और वो जाके 8 तारीख तक हमने दोनों फीचर कैप्चर कर लिए थे। और उनके जो मुशर्रफ भाई थे, वो अमेरिका में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट के पास, ना गुफ्तगू कर रहे थे कुछ बचने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। उन्होंने 10 तारीख को घुटने टेक दिए थे, और 10 तारीख के बाद उन्होंने पीछे आना शुरू कर दिया था, और हम लोगों ने कहा था जहाँ रुकोगे फायर करेंगे। तो जब वो रुकते थे तो हम लोग फिर बोफोर्स से दूसरी गन से फायर करते थे, वापस चलते चले जाओ। सर, आपके पीछे है ना टाइगर हिल? टाइगर हिल सबसे मजेस्टिक, आप जो देखते हैं टाइगर हिल, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फीचर टाइगर हिल नहीं था। टाइगर हिल मजेस्टिक था, चार्मिंग था, और वर्ल्ड फेमस हो गया था फीचर की शक्ल और नक्शे फसाड की वजह से। लेकिन इससे बड़ा फीचर था .4875 जिसके पीछे था। वहाँ हमारी एक बटालियन और एक और जो कुछ ट्रुप्स एडिशनल डिप्लॉय करने पड़े थे, एडिशनल फेज में उसको कैप्चर करना पड़ा था, वो ज़्यादा मैसिव था। 4875 पूरी हमारी यूनिट आई थी, दूसरी कोर से बुलाया गया था, इसलिए कि प्रेशर पड़ रहा था, और हमारे पास प्रेशर था कि इज्जत के लिए प्रेशर था कि जल्दी जल्दी अपना एरिया कैप्चर करें। आज के दिन कितने नॉस्टैल्जिक है जब आप यहाँ आए? तो आज के दिन कितने नॉस्टैल्जिक हैं आप जब यहाँ आए? बेहद, बहुत ज़्यादा। हमें 2 साल पहले भी यहाँ एक फंक्शन हुआ था 30 जुलाई को, उस दिन भी मैं आया था। उस दिन एक्चुअली .5140 जो हमने टोरो लिंक के बाद कब्जा किया था, उसको आर्टिलरी ने ही कैप्चर करवाया था।
तो उसको इज्जत देने के लिए आर्टिलरी को आर्मी हेडक्वार्टर ने उसका नाम गन हिल रखा है, आज बताया जाएगा। तो उसका सेलिब्रेशन हुआ था 30 जुलाई को 2 साल पहले, तभी हमको बुलाया गया तो हम आए थे। और ये ऐसे छप गया है, स्टैम्प हो गया हमारे दिमाग में 99 की लड़ाई कि सारी पहाड़ियाँ के हम, क्योंकि 25-30 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते थे, डायरेक्ट शूटिंग करते थे, जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ और हमको जीत दिलाया। बहुत आपके मेमोरी में छप गई होगी ना ये सारी चीज़? ये चीज़ छप ही नहीं सकती, मतलब कि मिट नहीं सकती, छपी हुई जो परमानेंट हो गया है। और हमको हर क्षण पे एक दिन का सब चीज़ हमको याद रहता है कि किस वक्त किस तरह फायरिंग कहाँ पे कैसे क्या किया। बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, बहुत हाईली मेमोरेबल, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल पीरियड था। कुछ और कहना चाहेंगे सर? कुछ और कहना यही चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई से हट के हमको एप्लीकेशन पे बहुत जोर देना ज़रूरी है। और उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्या चेंज हो सकते हैं लड़ाई के मैदान में, उसमें क्विक रिएक्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सरप्राइज चाहिए और इनिशिएटिव चाहिए। पढ़ाई जो है एकेडमिक, वो ब्रॉड पैरामीटर्स पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड पे जो एक्चुअल एक्शन करना पड़ता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो आपके दिमाग की चुस्ती और स्फूर्ति पर डिपेंड करता है। आई एम फ्रॉम 286 मीडियम रेजिमेंट कारगिल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ द्रास एरिया में है। आप टाइगर हिल देख सकते हैं, उसके बगल में बत्रा टॉप है और गन हिल है। बत्रा टॉप और गन हिल मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि बत्रा टॉप जो कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र के नाम पे रखा गया है, उनकी बहादुरी और शौर्य, वो मेरे बैचमेट थे। और जो उन्होंने बहादुरी और शौर्य यहाँ दिखाया है और देश को जिस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया है, नारा देके ये दिल मांगे मोर, सारे लोगों को, सारे अपनी पलटन को उन्होंने इस नारे के साथ एकजुट कर दिया। जो हमारे जवान थे वो और बंकर कैप्चर करने के लिए अग्रसर हो गए। वो आगे बढ़ना चाहते थे और बंकर कैप्चर करना चाहते थे। और ठीक उसके बगल में मेरे दूसरे साथी कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र पोस्टमस, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अपना कार्य को पूरा किया, पोस्ट को कैप्चर किया और घायल होने के बावजूद भी इवैक्यूएट नहीं हुए और अपने सोल्जर्स को नेतृत्व करते रहे ताकि हम पोस्ट को कैप्चर कर पाएँ। और इन सब लोगों के बलिदान की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं और रजत जयंती मना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो माउंटेन पीक्स हैं, इसके ऊपर माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन किए जाते हैं। जंग नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि ऐसे फीचर्स में जंग लड़ना नामुमकिन है। आप नहीं लड़ सकते इन फीचर्स में जंग। और यहाँ पे एक डिटरमिन्ड एनिमी बैठा हुआ था जो ऑटोमेटिक फायर के साथ और अपने मिसाइल्स और आर्टिलरी बम्बार्डमेंट कर रहा था, लेकिन हमारी भारतीय सेना डटी रही। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जिस तरह से हमने आर्टिलरी ने इन्फेंट्री को सपोर्ट किया ताकि इन सारे फीचर्स के ऊपर हम इफेक्टिव बमबारी कर सकें, बम्बार्डमेंट कर सकें, ताकि इन्फेंट्री में लेस कैजुअल्टीज़ हों और इन्फेंट्री आगे बढ़ती रही और आर्टिलरी अपना बम्बार्डमेंट स्लोली उठाती रही ताकि इन्फेंट्री के ऊपर कोई आंच ना आए। और लास्ट मोमेंट तक आर्टिलरी अपना बम्बार्डमेंट करती रही और तभी बम्बार्डमेंट रोका गया जब हमारे ट्रुप्स 10 मीटर ऑब्जेक्टिव के पास नहीं पहुंच गए थे। और ये इन्फेंट्री और आर्टिलरी के तालमेल से ही हम इन फीचर्स को, जैसे आप देख सकते हैं, तोलोलिंग हो गया, बत्रा टॉप हो गया, टाइगर हिल हो गया, को हम कैप्चर कर पाए। सर, आपने कहा कि ये माउंटेन जो है चढ़ाई करने के लिए, वॉर करने के लिए नहीं है। वो क्या चीज़ है जो एक सोल्जर को मोटिवेट करती है कि नहीं, वॉर है तो लड़ना है और जीतना भी है? एक सोल्जर के लिए नाम, नमक और निशान मेन होता है। पलटन की इज्जत, तिरंगे का मान, इसी के ऊपर सोल्जर चलता है और यही चीज़ है जो हमारे देश को इकट्ठा करती है। हमारे सोल्जर्स विभिन्न प्रांतों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, लेकिन वो सब इस 3 वाक्य नाम, नमक और निशान से साथ जुड़ जाते हैं, तिरंगे के साथ, और अपनी देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। मैं अपने और अपने देश की और अपनी सेना की एक छोटी सी बहादुरी की कहानी बता सकूं। हर सोल्जर की, जिसने ये लड़ाई लड़ी है, हर सोल्जर की अपनी एक एक छोटी छोटी बड़ी हर का सोल्जर की एक कहानी है, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर थी, टफेस्ट वॉर, जो कि टॉप में बैठा हुआ 5 आदमी नीचे 500 लोगों को हैंडल कर सकता है।
ऊपर 100 मीटर चढ़ना 30 किलो वेट के साथ में, वेपन के साथ में, पूरी 2 नाइट, तीसरी नाइट फिर अटैक करना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आप 100 मीटर इस एरिया के अंदर, इस क्लाइमेट में आज से 25 साल पहले चल के दिखाएं। आप ऊपर चढ़ें 100 मीटर बिना पैकेज के, बिना उसके अम्युनिशन के, बिना वेपन के चढ़ के आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कितना जज्बा, कितना करेज चाहिए, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। बट थैंक गॉड टू इंडियन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स, इंडियन एकेडमीज जो ट्रेंड करती हैं सोल्जर को इस पोजीशंस के लिए, इस काम के लिए, ताकि देश की रक्षा टाइम आने पर कर सकें। आपका रोल क्या था सर? सर मेरा रोल था .4700 जो आपकी जो टाइगर हिल है इसके पीछे पड़ता है, एलसी के पास है एकदम से। और मेरा रोल पैरा ब्रिगेड के साथ में 1SF, 21SF, 6 पैरा, 7 पैरा ब्रिगेड की ऑपरेशंस, जो कि अक्रॉस एलसी पीछे से जाके सप्लाई लाइन काटने का जो कि टास्क मिला था पैरा ब्रिगेड को, उसमें 7 पैरा के ऑपरेशंस के लिए .4700 के लिए मैं FO नियुक्त किया गया था। 3 दिन चलने के बाद यहाँ से दराज से गुमरी के अंदर असेंबल हुए, गुमरी से हमें लॉन्च किया गया। उसके बाद में दराज आए, दराज में आते आते यहाँ पे पूरा फायरिंग होता था। नाइट में आप जा सकते थे। दराज से 2 नाइट के चलने के बाद हम मस्को पहुँचे। मस्को के अंदर सफ़ेद नाला पूरा जमा हुआ है, जो पूरे 12 महीने जमा रहता है। उसके ऊपर से जा कर के .4700 को हमने एक नाइट जा कर के हमने बीच में रुके, अगली नाइट में हमने अटैक किया। जब अटैक किया हम डे लाइटेड हो गए। पहले हम सोच रहे थे कि ये ऑब्जेक्टिव है, बट वो एक उनका एलपी था। एलपी लिसनिंग पोस्ट बोलते हैं, जिसमें 2 आदमी मेन पोस्ट से आगे बैठा के रख देते हैं। आपको इसमें इतने बड़े एरिया में जो ऊपर से दिख रहा है ऐसा नहीं है, जब नज़दीक जाते हो तो पता लगता है कितना बड़ा एरिया है। उसके अंदर जब उन्होंने फर्स्ट फायर खोला एनिमी का, तभी पता लगता है कि जब फर्स्ट फायर खोलते हैं। क्योंकि मेरा गुमरी के अंदर जब हम लॉन्च हो रहे थे, एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, कैप्टन विक्रम बत्रा जो उस टाइम पर अपना फर्स्ट अटैक सक्सेसफुल करके नीचे आए थे गुमरी में, आप जैसे मीडिया के साथ में इंटरेक्शन चल रहा था, उन्होंने ये दिल मांगे मोर जो बोला था, उसके बाद वो हमारे पास आए, हम लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। उनका एक पॉइंट उसी टाइम मैंने पकड़ा, उन्होंने बोला ये पाकीज़ ना, मैं बोल नहीं सकता, ही यूज सम वर्ड्स बिकॉज ही इज़ ए ब्रेव ऑफिसर। बोला सर 50 मीटर तक पहुंच जाओ, फायर नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनकी तादाद कम है। क्योंकि जब तक उसकी रेंज में नहीं आओगे 50 है तब पिन पॉइंट करके मारेगा आपको। वही हुआ हमारे साथ। आपको .4700 का पता है बिफोर अटैक, आपको मालूम है .470 ये पोजीशन है, मैप में है, ग्राउंड पे आपको दिख रहा है दूर से, बट एक्चुअल में जब आप चढ़ के जब जाते हैं तब पता लगता है कि क्या है। उससे पहले आपको ओपन हो गया फायर और डे लाइटेड हो गए दिन में। दैट वाज आवर गुड लक कि वो एनिमी रात भर, क्योंकि फायर होता रहता था, लड़ाई होती थी, पूरे सो रहा था, तो उसका बट 50 मीटर पहले वाला जो उनका लिसनिंग पोजीशन था उसने ओपन किया फायर ओपन होते ही हमारा एक जवान शहीद हो गया उस फर्स्ट फायर में, और इमीडिएटली हम लोगों ने पोजीशन अपने क्रॉस करके पोजीशन लिया। बट पहले फायर के बाद में हमें उनकी पोजीशन का पता लगा। उसके बाद में मल्टीपल 3 पोजीशन थी, 3 पोजीशन से 4960 .4700 उनसे फायर खुल गया। बट लकीली सब लोगों ने हमने रिज चेंज किया। आप लगा सकते हो ये पहाड़ी है, आप इधर चल रहे हो, एनिमी इधर बैठा है, एनिमी के सामने चल रहे हो आप दिन में, बट
सो रहा है। अब सुबह 7:30 का टाइम है। हम लोगों ने फर्स्ट फायर खुलने के बाद वी केम चेंज द रिज चेंज करके पोजीशन लिया और एनिमी के ऊपर स्मॉल आर्म्स का पहले रॉकेट लॉन्चर्स हमारे पैरा के वो फायर किए, LMG का फायर हुआ, ये सारे हमारे फायर हुए। तकरीबन हम 800 से 1000 मीटर के आसपास में हम दूरी पे थे। LP को डाउन किया, दूसरों किया। फिर तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आधा घंटा हमें फायर को कॉल करने में लगता है। वहाँ से रेडियो साइट पूरा जाम, केवल जो आपका हैंड्स से चलने वाला आपका टेलीफोन होता है आर्मी का, वो काम करता था। वो लाइन ले करके हमारी ओपी पार्टी आती है, इन्फेंट्री की आती है, वो ले करती है। उससे हमने पीछे कॉल किया गन्स को, जो कि आपका मशको के बेस पॉइंट से गन पॉइंट दराज से आपका कमांड सेंटर। सो आपका कम्युनिकेशन आप लगा सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। वो आधा घंटा लगा। फर्स्ट फायर आया विदिन आधे से कम्युनिकेशन के बाद आधा घंटा लगा, 25 से 30 मिनट में बफोर्स का पहला राउंड आया। जैसे ही पहला राउंड आया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्लाटून था वो आगे नीचे दब गया था। जैसे ही पहला फायर एनिमी के ऊपर 0.4 कि मेरे पास पहले ही GR ग्रिड रेफरेंस उसका हम डाटा लेके चल रहे थे एनिमी का 0.47, वो स्ट्रेट अवे गन्स को पास किया गया। जैसे ही पहला फायर आया गन का बफोर्स का 1 राउंड, लोगों के अंदर खुशी का जो जवान थे, सर यहीं आने दो, सर यहीं आने दो, यही है, और गोले। मैंने वो पॉइंट रजिस्टर किए। रजिस्टर करने के बाद में हमने फायर प्लान से फायर किया। पूरी रात उनके ऊपर फायर चला, एनिमी को पूरा तहस नहस कर दिया। अगले नाइट में जा कर के हमने उसको ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली कैप्चर किया। मैं पहले दिन से इस वॉर में आया था यूनिट के साथ। मेरी यूनिट 197 मीडियम रेजिमेंट, हम लोग श्रीनगर से आए थे। और मैं लकी रहा कि जब सीज़ फायर हुआ 16 जुलाई तब तक मैं लास्ट था। मैंने और हमारी यूनिट ने मैंने मोस्टली हर अटैक्स में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। स्टार्टेड टोलोलिंग के बाद फिर 5140 एंड ट्रिपल पिम। एंड मैं लकी था, जो आप पीक मेरे पीछे देख रहे हैं 5140, मैं करीब 40 डेज़ उधर था। एंड वहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिला। उस पीक को कैप्चर करने में हम लोग को 10 दिन रखे। 3 बटालियन के साथ इन्फेंट्री बटालियन वो हमने डायरेक्ट में यूज़ करी एंड बहुत नियर करी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन सिक्योरिटी, बट दैट वाज रिक्वायर्ड। हमको ज़रूरी थी पाकिस्तान की बंकर जो वेल फोर्टिफाइड थे सोल्जर्स को नाकाम करने के लिए। एंड आई थिंक उसके बाद मैं सभी पीक्स में फायर डालता रहा, वेदर इट्स टाइगर हिल और 4735 और पिम्पल अदर फीचर। एंड आई एम प्राउड दैट हमने वो हमारे वैलर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे ग्रिट और हमारे में जितना बिलीव था टुगेदर हमने उसको अचीव किया। एंड आई थिंक सो ये बैटल दुनिया में एक मिसाल है। इस साइड पे कोई आर्मी और एयरफोर्स और किसी फोर्स ने लड़ाई नहीं करी। बट आई थिंक सो वी कैन स्टिल गिवन अ चांस मिले। आई एम स्टिल रेडी टू फाइट अंदर बैटल ऑन दिस सेक्टर। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सर, एक जो आर्मी मैन होता है उसकी मेंटालिटी क्या होती है जब वो वॉर जोन में जाता है, और वो हिम्मत कहाँ से आती है, वो डर को कैसे जीतता है? तो बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। हाँ, फियर ऑफ अननोन सब में होता है। मैं नहीं बोलूँगा मेरे में नहीं था, मेरे में भी था। पर उस समय ज़रूरत क्या था? मेरी बटालियन की इज्जत, देश की इज्जत। एंड आई थिंक सो उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी शादी को 2 साल हुए थे। मैंने वाइफ को केवल एक इंडक्टोन से पहले लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको ये नहीं बताया था कहाँ जा रहा हूँ, किस कंडीशन में, बिकॉज वो लड़ाई कोई सोच नहीं सकता था कैसी लड़ाई। जब मीडिया ने देखा तब उसको समझ में आया कि बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई है। बट वो फियर को मैंने टेक ओवर किया, क्योंकि मेरे को ट्रुप को लीड करना था और सक्सेसफुली लीड करना था। हम जीतने आए थे यहाँ पे, ठीक है। कैजुअलिटी होगी और मैं उसको कोलेटरल डैमेज बोलता हूँ, वो होता है। बट मेंटली ये था कि नहीं, एक ही मिशन है, इनको निकालना है यहाँ से। हमारी जितनी पीक्स हैं उसको कैप्चर करना है और विजय हासिल करनी है। एंड मेंटली अपने आप को मैंने बहुत टाइट किया। एंड उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने कहा आपकी शादी 2 साल पहले हुई थी, फिर फैमिली को कैसे बताया, कैसे समझाया, कैसे भरोसा दिलाया कि मैं आऊँगा वापस, नहीं भी आऊँगा? तो मैंने ये बोला था कि 99% मैं आऊँगा, नहीं भी आऊँगा। मैंने वाइफ को ये बोला कि यू आर ऑन योर ओन,
आप अपना ध्यान रखना है आपने। अब 2 साल हुए आपकी शादी को, आप डिसीजन ले सकती है वापस रीमैरिज के लिए। और शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाई थी, बट शायद मैंने उनको मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर दे दिया था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी लाइफ में मेरी बटालियन और मेरा देश है। एंड आई थिंक सो मेरे को फ़ौजी के दिल में एक ये मौका होता है, हर फ़ौजी के मन में होता है कि मेरे को एक बार वॉर के लिए मौका मिले। एंड शायद मैं लकी था और आई एम प्राउड दैट मेरे को मौका मिला और मैं लड़ा और हमने विजय हासिल करी। सर ये जो पहाड़ी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये लड़ाई के लिए नहीं बनी है, ये माउंटेनियरिंग के लिए बनी है। पीछे जो आप देख रहे हैं 5140 है, हाँ। इसका ग्रेडियंट 70 डिग्री है। हाँ। 70 डिग्री हमने कैसे अटैक किया होगा आप सोचिए। हाँ। और हमारे ऊपर पाकिस्तानी बैठे थे और एक बंकर में नहीं थे, वो 17 बंकर में थे। आप बताइए कैसे। और ऊंचाई पे थे, सब देख रहे थे कि आप चल रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल नहीं था। हाँ। और ऊपर से एम्यूनिशन था, उनके बाद आर्म्स से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी जो डायरेक्ट रूल में यूज़ कर रहे थे, उनके बाद मिसाइल्स थी, सब यूज़ कर रहे थे। पर हमने आर्टी शेल से उनको इतना मारा कि मतलब उनकी हमने 80% तबाही कर दी थी हमने अटैक से पहले। तो बिलीफ, कॉन्फिडेंस, जज्बा ही होता है वो जो आपको आगे लेके और वो कभी मैं बोलूँगा सीज फायर के एंड तक वो जज्बा वैसे ही था और आज भी है। कभी कभी आप याद करते हैं सर, जब अकेले बैठते हैं या कभी दिमाग में सोचते होंगे कि मैं कैसे ऊपर तक चढ़ा, ऊपर से फायरिंग आप बोलेंगे तो मैं मेरे हर दिन का आपको हर दिन का मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे मेमोरी में आज भी ये बैटल फ्रेश है, फ्रॉम डे 1 टू डे एंड। मुझे याद है मैं जब उतर रहा था तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब टोलोलिंग में थे और मैं पैदल उतरता 5140 में, टोलिंग में वेट करते रहे मेरे लिए। पर मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर चॉपर ने बोला नहीं सर आप ऊपर चलिए, मैं लेकर आऊँ उनको, और वो चॉपर मेरा वेट करता रहा। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बोला था डिफेंस मिनिस्टर के लेकर, वो मेरे को लेकर आया। फिर मैं जनरल मोहिंदर पुरी साहब थे, वो मेरे वेट करते, मैं उनसे मिला, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट बैटल एंड ओवर के बाद निकल रहा था। तो मेरे लिए तो ये एक ही चीज़ याद है। हाँ मतलब ये है कि बार बार इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है और ग्रेटिट्यूड भी है, भगवान हम्बलनेस है कि हमने बहुत लोग खोए पर मैं रहा उधर और हमें विजय प्राप्त करी। एक अंतिम का सवाल है, बैटल आम जिंदगी में आपको कुछ सिखाया जाता है, वो क्या चीज़ होती है जो आपको सिखाया जाता है? जो हमें ट्रेनिंग होती है हमको दिखाया जाता है कि मेंटली यू नीड टू बी टफ सबसे पहले, और ज़िंदगी होती है अपने आप को ट्रेन करती है। और मैं लकी था कि मैंने CIA ऑपरेशन में भी काम किया है, तो मेंटली आपको सिखाया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में। और हम जो शपथ लेते हैं, हमारी शपथ में हमारी सेफ्टी वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। हमारे देश, हमारे लोगों की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और अब रिटायरमेंट लाइफ में आपको सेना में इतने साल रहने के बाद वो रिटायरमेंट लाइफ में आप कैसे उसको यूज करते हैं? क्या वो पेशेंस, वो चीज़? बहुत पेशेंस है, ऑब्जेक्टिव है। मेंटल स्ट्रेस हम ऐसे ही ले लेते हैं। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैंने सब कंपनी के साथ काम किया है, डॉइच बैंक, BNP पारिबास, माइक्रोसॉफ्ट, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है जो कि मैं MA डिग्री नहीं सिखाती, आपको डॉक्टरेट नहीं सिखाती, जो ये लाइफ आपको सिखाती। और आई थिंक सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं सीख सकता। तो हम लोग को तो बहुत मैच्योरिटी है, पेशेंस जो कि काम आता है हमारा।